हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लक स्टडी चैनल। आज हम ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का अध्ययन करेंगे। हम भारतीय प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया है। और अगर आपने ये चैप्टर ना पढ़े हो तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या चैनल पर विजिट करके वीडियो को चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब ये जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता है, इसके अंतर्गत ये आर्यों से रिलेटेड सभ्यता थी। तो और ये जो आर्य थे ये भारत के मूल निवासी नहीं थे। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि क्या आर्य भारत के मूल निवासी थे, तो आंसर होगा नहीं। ये भारत में बाहर से आए थे और कई विद्वान जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर बताते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे। ऐसा कहना है मैक्स मुलर का। ये संभवतः है, अनुमान इन्होंने लगाया है। इसी तरह दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य जो है वह तिब्बत से आए थे। ये तिब्बत से मानते हैं इन्हें। इसी तरह एक कस्सी अभिलेख मिला है 1600 ईस्वी में, और ये आर्य को ईरानी शाखा से मानते हैं कि आर्य ईरानी थे, ईरान से आए थे। और ऐसा नहीं है, ये आर्य बाहर, भारत से बाहर कई अलग अलग स्थानों पे थे और ये अलग अलग स्थानों से इनकी कई शाखाएं भारत में एंट्री की थी। और इन्होंने भारत में कई बार आक्रमण किया था और आके यहाँ के क्षेत्र पर अधिकार किया था। और आर्य का विस्तार जो था, ये एक पूरा जो सतलज से यमुना नदी का क्षेत्र है, सतलज नदी से यमुना नदी का क्षेत्र है, पूरा ब्रह्मवर्त का क्षेत्र आर्यों के अंडर में था। और इन्होंने वर्तमान के अफगानिस्तान, जो कि पहले भारत में था, पंजाब व पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना अधिकार जमाया हुआ था। इनका विस्तार काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल था, इसमें जो जनपद होते थे उन्हें कबीलों के नाम से जाना जाता था। जो जनपद होते थे उन्हें कबीले बुलाते थे। आगे चल के हम 6ठी शताब्दी ईसा पढ़ेंगे तो उसमें भी जनपद है। एक तरह से जनपद बड़े बड़े राज्यों को कहा जाता था। और ये ऋग्वैदिक काल में इसका नाम क्या होता था? कबीला। तो आपको किसी भी सभ्यता के नाम को जरूर ध्यान रखना है कि राज्य को उस समय क्या कहा जाता था। ऐसा एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे किसी भी चीज़ का नाम उस समय क्या था। तो एक कबीला था भरत, बहुत ही इम्पोर्टेंट कबीला था ऋग्वैदिक काल का, आर्यों का। और यह ब्रह्मवर्त सतलज से यमुना नदी वाला क्षेत्र था। इसी तरह पुरु एक कबीला था, यह सरस्वती नदी के पास था। और एक इसी तरह एक अनुस और ध्रुव कबीला था, यह वर्तमान के पंजाब के पास स्थित था। इस तरह से इनका विस्तार था। इसी समय की एक घटना है, आर्यों के समय की, यानी कि ऋग्वैदिक काल के समय की घटना है। एक युद्ध हुआ था जो एग्जाम में बहुत पूछते हैं। उस युद्ध का नाम था 10 राज युद्ध। और यह युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे। और यह युद्ध हुआ था आर्य जाति और गैर आर्य जाति के बीच में। ठीक है, जो आर्य जाति थे, जो भरत कबीला था, उसके एक राजा थे। स्टोरी है, उसके एक राजा थे, उनका नाम था सुदासु। और उनके गुरु जी थे विश्वामित्र। और इन्हीं के सहयोग से इन्होंने शतुद्री और व्यास के पास के क्षेत्र को अधिकार में ये कर लिए। लेकिन जब अधिकार में ये कर लिए सुदासु राजा, तो इन्होंने विश्वामित्र को छोड़कर वशिष्ठ को अपना गुरु मान लिया, जिससे विश्वामित्र को क्रोध आ गया। और जब क्रोध आ गया तो इन्होंने, जो सुदासु थे, इनके जो विरोधी लोग थे, उनका साथ दिया और कहा कि आप इन पर से युद्ध कीजिए और इनके राज्य को अधिकार में ले लीजिए। तो इस तरह आर्य और अनार्य का युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसमें विजय किसकी होती है? आर्यों की होती है। राजा सुदासु की इसमें विजय हो जाती है। एग्जाम्स की तरह इम्पॉर्टेंट है ये 10 राग युद्ध, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इस काल में, जो ऋग्वैदिक काल था, आर्यों का काल था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो इस समय राजतंत्रात्मक शासन होता था, यानी कि राजा होते थे इस समय। ठीक है, और कर दिया जाता था, जनता के लिए कर था। उसे कर का नाम क्या था? ये जो बलि लिखा हुआ है, बलि का मतलब बलि नहीं, कर का मतलब बलि।
तो इस समय कर को क्या बुलाते थे? बलि। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, जैसे ऋग्वैदिक काल में ये बलि क्या था, और कई के जगह नाम लिख देंगे तो कर किसे कहते थे, तो उसमें बलि और ऑप्शन में और चीज़ें दे देंगे, तो आपको चूज करना है बलि मीन्स कर होता था उस समय, ठीक है। और जो राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी वह कुटुंब होती थी, और कुटुंब से कई कुटुंब मिलकर किसी स्थान के वो कुल बनाते थे। कुल से ग्राम बनता था कई गुलों से, और उसके बाद विष, उसके बाद जन, उसके बाद एक बड़े कबीले का निर्माण हो जाता था, ठीक है। और राजा को उपाधि या राजा को किस नाम से बुलाते थे उस समय? जनस्य गोपा नाम से बुलाते थे। और यहाँ पे आपने पढ़ लिया, राजतंत्रात्मक शासन था, कर को बलि कहा जाता था, और बलि देना इम्पोर्टेंट था जनता के लिए, यानी कर देना। और मतलब इतना लेकिन कठोर नियम नहीं थे कर देने के, ठीक है। सीधा साधा था, ज़्यादा मतलब मुश्किल वाला नहीं था। और इसी तरह कुछ ऐसे भी गढ़ थे जहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन नहीं था, इन्हें इसीलिए गढ़ कहा जाता था, ठीक है। और कुछ कबीली संस्थाएं होती थी, सभा और समिति। उस समय ये एग्जाम में बहुत पूछता है, सभा और समिति। तो जो सभा होती थी इसके सदस्य होते थे श्रेष्ठ जन, या श्रेष्ठ जन मतलब सदस्य, श्रेष्ठ जन से मतलब है समाज के उच्च वर्ग के लोग, अभिजन वर्ग के लोग इसके सदस्य होते थे, और ये राजा के साथ न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेते थे, यानी उसे सहयोग देते थे। इसी तरह जो समिति होती थी वह राजा के चुनाव में भाग लेती थी और राज्य की विषयों पर चर्चा किया करती थी। ये एग्जाम में आता है, सभा और समिति। इसी तरह न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो न्याय व्यवस्था थी जो मुकदमों का फैसला होता था, न्यायिक प्रक्रिया होती थी, वो राजा ही करते थे, राजा ही फैसले लेते थे, लेकिन उनकी सहायता राजा जो पुरोहित होते थे उनकी सहायता किया करते थे। और अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता था तो दंड के रूप में, पैसे के रूप में भुगतान किया जाता था। और अगर किसी बड़े आदमी की हत्या कोई शख्स कर देता था तो उसे 100 गाय दान में देनी पड़ती थी। इस तरह की दंड व्यवस्था थी, ठीक है। अर्थव्यवस्था टोटली ग्रामीण थी। इससे पहले मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, और ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये डिफरेंस है सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में। यह पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी, और इसका आधार कृषि और पशुपालन था। और समय को ये लोग गोधली बुलाते थे, समय की माप गोधली से करते थे। कुछ और नाम मैं बता रही हूँ। पुत्री को ये लोग दुहिता बुलाते थे, और जौ को ये यौ कहते थे, और धान्य को ये अनाज कहते थे। इनकी भाषा संस्कृत थी। कुछ महत्वपूर्ण शिल्पकारी भी इस काल में हुआ करती थी। ये आर्य जो थे लोहे से परिचित थे, एक सबसे पहले ये जान लीजिएगा। और ये घोड़े से भी बहुत परिचित थे, और ये दिखने में कद काठी में लंबे चौड़े गोरे हुआ करते थे आर्य। और ये सोना इनको नॉलेज था, तांबा इन्हें नॉलेज था, कांसा इन्हें ज्ञान में था। और उद्योग धंधों में ये लकड़ी की कटाई, धातु उद्योग, चमड़ा उद्योग, बुनाई, कुंभकारी, बढ़ईगिरी इत्यादि का भी कार्य किया करते थे, ठीक है। और इस काल में ना एक दास प्रथा होती थी, और जैसे कि लड़ाइयाँ होती थी जनपदों के बीच में, कबीलों के बीच में, तो दासों का आदान प्रदान होता था। जो हार जाता था वो दास देता था, और अधिकतर दासों की तुलना में दासियों का आदान प्रदान ज़्यादा किया जाता था, ठीक है। और समाज और परिवार और स्त्री की स्थिति जान लेते हैं, तो सामाजिक संबंध टोटल रक्त संबंध पर आधारित थे, और पूरा पितृसत्तात्मक परिवार होता था। मतलब परिवार का मुखिया एक जेंट्स ही होता था, और परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता था। स्त्रियों की स्थिति इस काल में अच्छी थी। वह अपने पति को स्वयं चुन सकती थी, और अंतरजातीय विवाह भी हुआ करता था। बाल विवाह नहीं था। विधवा विवाह भी कर सकती थी, मतलब एक विधवा स्त्री भी विवाह कर सकती थी। इस तरह से स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी थी। वो और पत्नी जो होती थी अपने पति के साथ पूजा हवन इत्यादि में भी भाग लेती थी, और उसे शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। इस तरह ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। भोजन में ये लोग मांसाहारी भोजन भी करते थे, शाकाहारी भोजन भी करते थे, लेकिन मांसाहारी भोजन में ये
गाय का भोजन नहीं करते थे, ये एकदम उसे पूजनीय मानते थे और उसे अघन्या कहा जाता था। ये नीचे के वस्त्र को निवि बुलाते थे और ऊपर के जो वस्त्र धारण किया जाता था उसे वासस बुलाते थे। अगला है, ये यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक ये जो ऋग्वैदिक काल है, इस काल में दस्यु और दासियों के बीच संघर्ष बहुत हुआ करता था। मतलब छोटे मोटे संघर्ष हुआ करते थे। जो दस्यु होते थे वो सिंपल मृत भांड बनाते थे और जो दास्य होते थे वो थोड़ा चित्रकारी वाले मृत भांड बनाते थे। तो इस तरह से इनके भी संघर्ष बहुत होता था। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसे मेरे